उत्तराखंड में प्रचार को गति देने के लिए मोदी, शाह और योगी समेत 16 दिग्गजों की डिमांड। भाजपा ने मांगे 16 स्टार प्रचारक। स्टार प्रचारकों के आधार पर होगी रैली और रोड शो। हरिद्वार और नैनीताल सीट पर कांग्रेस में फंसा पेच। बड़े नेताओं के चुनाव लड़ने से मना करने से प्रत्याशियों के नाम पर नहीं हो पा रहे फाइनल। संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने की प्रेस वार्ता। चुनाव के मद्देनजर दिशा निर्देश दिए। बूथों पर मतदान की बनाई विशेष रणनीति। आयकर विभाग का कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल को नोटिस। 22 मार्च को ठाणे महाराष्ट्र स्थित कार्यालय में किया तलब। खुद प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। देहरादून हवाई अड्डे से एक और शहर के लिए सीधी हवाई सेवा पूरे हफ्ते संचालित होगी। पिथौरागढ़ समेत उत्तराखंड के 6 जिलों में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट। मैदान में ठंडा रहेगा मौसम। होली के पहले मौसम में फिर से होगा बदलाव। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते हैं खबरों का। रुड़की के शेरपुर में आयोजित भाजपा जिला बैठक कार्यक्रम में हरिद्वार लोकसभा प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का मंच पर मुस्लिम समाज के सैकड़ों लोगों ने फूल मालाएं पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मुस्लिम समाज के लोगों का अपार प्यार व समर्थन देखकर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी खुश नजर आए। वहीं मुस्लिम समाज के लोगों ने त्रिवेंद्र सिंह रावत को लोकसभा हरिद्वार से भारी मतों से जिताने का दावा किया। इस दौरान मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाई जा रही तमाम योजनाओं का लाभ मुस्लिम समाज को मिल रहा है। मुस्लिम समाज के लोगों भी हरिद्वार लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत को बड़ी संख्या में वोट देकर सांसद बनाने का काम करेंगे। वहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी कार्यक्रम में पहुंचे सभी कार्यकर्ताओं का आभार जताते हुए कहा कि उन्हें पूर्ण रूप से विश्वास है कि हरिद्वार लोकसभा की जनता भाजपा को विजय बनाने का काम करेगी और 400 पार के नरेंद्र मोदी के नारे को साकार करेगी। पूर्व मुख्यमंत्री माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को बीजेपी पार्टी ने टिकट दिया है। उसमें हम मोदी सरकार का आभार व्यक्त करते हैं और हमारा खानपुर विधानसभा से जो हमारा मुस्लिम समाज है और भी हैं जो पसमानदा समाज के लोग, करीब करीब सबका समर्थन बीजेपी को ही रहेगा। क्या मुस्लिम समाज भी वोट देगा बच्चों? हाँ, क्यों नहीं देगा। मुस्लिम समाज क्या योजनाओं का फ़ायदा नहीं उठा रही? क्या सारी योजना मिल रही है, सारे फ़ायदा मिल रहे हैं। सब सड़कों पे हम भी चल रहे हैं, सब लोग चल रहे हैं। राम रहीम का नारा है, हिंदुस्तान हमारा है। रूप तो ये है कि जो हमारे जो केंद्र नेतृत्व है उनका सबसे पहले तो आभार। और क्योंकि मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने बहुत काम करा और जो मुस्लिम समाज है उन्होंने बहुत योजनाएं दी, मोदी जी भी दे रहे। और जो हमारे अफजाल जी हैं, ये हैं भाई हमारे अनीस भाई, हमारे पुराने कार्यकर्ता, हम भी पुराने कार्यकर्ता, सभी मुसलमान जितने मुस्लिम भाई एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को भारी मतों से जिता भेजेंगे यहाँ से त्रिवेंद्र रावत को। आईएसआईएस के भारत प्रमुख को बांग्लादेश सीमा पार करने के बाद असम से गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक देहरादून का रहने वाला आरोपी हारिस फारूकी और हारिश अजमल फारूकी भारत में आईएसआईएस का प्रमुख है। वहीं इस संबंध में एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने बताया कि हारिस फारूकी पिछले 10 से 12 सालों से देहरादून नहीं आया। गलत गतिविधियों के चलते हारिस फारूकी का परिवार के किसी भी सदस्य से संपर्क नहीं था। उन्होंने बताया कि दून पुलिस को इंटेलिजेंस से मिले इनपुट के बाद पुलिस ने इस मामले में जांच की थी, जिसमें यह सामने आया कि हारिस फारूकी अपने किसी भी परिजन के संपर्क में नहीं है और न ही वह पिछले 12 सालों में देहरादून आया है। असम के धबुरी जिले में जो है आईएसआईएस का जो इंडियन हैंडलर था उसकी गिरफ्तारी कल हुई थी, जिसकी इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस एजेंसी द्वारा शेयर की गई थी। चूंकि यह मूल रूप से यहाँ पर पहले इनके जो फादर और फैमिली है यहाँ पर रह रहे हैं और हारिस फारूकी करीब विगत 10-12 सालों से जब से वालीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वहां गया पढ़ाई के लिए, तब से वो अपने घर वापस नहीं आया, ना ही घर के किसी संपर्क में था। बीच बीच में इंटेलिजेंस एजेंसीज और अन्य एजेंसीज द्वारा जब इनपुट प्राप्त हुए थे उसके आधार पर जिला पुलिस और अन्य एजेंसीज ने इसको वेरिफिकेशन भी किया था और पूरी बात तहकीकात में निकली थी कि वो यहाँ पर लगातार 10-12 सालों से न कभी आया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने सचिवालय देहरादून स्थित वीर चंद सिंह गढ़वाली सभागार में राज्य के स्टेट आइकन के साथ बैठक की। इस अवसर पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी स्टेट आइकन्स के मतदाता जन जागरूक कार्यक्रम को और व्यापक रूप से मतदाताओं तक पहुंचाने की अपील की। उन्होंने कहा कि आगामी 19 अप्रैल को प्रदेश में मतदान होना है। ऐसे में अधिक से अधिक मतदाताओं को मतदान स्थल तक लाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना होगा। बैठक में प्रीतम भरतवाल, डॉक्टर कल्याण सिंह रावत, बसंती बिष्ट व डॉक्टर माधुरी बर्थवाल ने अपने अनुभवों को साझा किया।
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी नमामि बंसल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि चुनाव के मद्देनजर शांति भंग की आशंका में अब तक 5800 लोगों का चालान किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि सामान्य तौर पर 50% से कम मतदान वाले बूथों पर मतदान की विशेष रणनीति बनाई गई है। साथ ही मतदान जागरूकता के लिए प्रतिदिन कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस वार्ता में हम आप सभी के समक्ष थीम बेस्ड एक विषय लाए हैं। तो जैसा कि हमने पहली प्रेस ब्रीफिंग में भी बताया था कि कुछ विशेष जो हमारी थीम्स हैं और विषय हैं उन पर भी समय समय पर हम आप लोगों को ब्रीफ करते रहेंगे। तो उसी के क्रम में आज हम आप लोगों को विशेष रूप से अवगत कराने आए हैं कि कितनी हमने गतिविधियां अभी तक आयोजित की हैं मतदाता जागरूकता के संबंध में, और जो हमारे 83,21,207 मतदाता हैं राज्य में, जिसमें से कि लगभग 43 लाख पुरुष मतदाता हैं और 40 लाख महिला मतदाता हैं। साथ ही विभिन्न अलग अलग श्रेणी के भी मतदाताओं की संख्या हम आपको बता देंगे। इन सभी को विशेष गतिविधियों के माध्यम से प्रत्येक वोटर तक हमारी टीम्स पहुंच सकें और उनको मतदान के लिए प्रोत्साहित कर सकें, प्रेरित कर सकें, यही प्रयास है। गढ़वाल लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल को आयकर विभाग ने नोटिस भेजकर 22 मार्च को ठाणे महाराष्ट्र स्थित कार्यालय में तलब किया है। वहीं कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में इस संबंध में गणेश गोदियाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि आयकर विभाग की ओर से 19 मार्च को उन्हें उनकी पत्नी और फर्म के नाम पर 3 नोटिस भेजे गए हैं, जिसमें 22 मार्च को 11:30 बजे ठाणे महाराष्ट्र स्थित आयकर विभाग के कार्यालय में उपस्थित होने को कहा है। उन पर पूर्व में आयकर विभाग के कुछ मामले हैं जो अभी भी कोर्ट में विचाराधीन है। कि वो तमाम 19/3/2014 ये सब नोटिस, ये सब कार्रवाइयाँ इसलिए भी हैं कि पिछले 3-4 महीनों से उनकी जो कोशिशें थी वो कोशिश परवान नहीं चढ़ी, और वो कोशिश जब परवान नहीं चढ़ी तो तब इस प्रकार से परेशान करके अब वो चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को विनम्रता से इस देश के संविधान में विश्वास करते हुए एक बात कहना चाहता हूँ कि हम भगत सिंह के अनुयायी हैं और वो सावरकर के अनुयायी हैं। हम डर से अपने टास्क को नहीं छोड़ते। हम वो कितना डरा लें, लेकिन उनके कलम में इतनी ताकत नहीं है कि जो हमें डर कर बैकफुट पर कर दे। खबर देहरादून से है, जहां टिहरी लोकसभा सीट के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले दिन उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार समेत 5 लोगों ने 6 नामांकन पत्र लिए, लेकिन जमा किसी ने नहीं करवाया। आपको बता दें कि नामांकन प्रक्रिया कलेक्ट्रेट में सुबह 11 बजे शुरू हुई। सुरक्षा के लिए नामांकन कक्ष के बाहर बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस बल तैनात किया गया। पहले दिन उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार ने भारतीय राष्ट्रीय एकता दल के बृजभूषण करनाल, राष्ट्रीय उत्तराखंड पार्टी के नवनीत गोसाई, निर्दलीय सरदार खान और यशवीर आर ने नामांकन पत्र लिए। जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर सोनिका ने बताया कि 27 मार्च तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी। इस बीच 3 दिन सार्वजनिक अवकाश है। इन दिनों को छोड़कर कभी भी 11 से दोपहर 3 बजे तक नामांकन करवाया जा सकता है। 3 बजे का समय है और 27 तारीख तक आके नॉमिनेशन दिए जा सकते हैं। इसके अंदर 3 दिन क्योंकि सार्वजनिक अवकाश है, उन 3 दिन को छोड़ के सभी दिन में आके 11 से 3 बजे पर कोई भी आके अपना धारा 144 लगाई हुई है और क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं जो हमारी हैंडबुक है कि जो अंदर नॉमिनेशन पेपर देने के लिए 1+4 जो कैंडिडेट और उनके साथ 4 लोग आ सकते हैं, और जो अंदर का जो प्रोटोकॉल है वो क्लियरली मेंशन है किस तरह से। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही तमाम राजनीतिक दल राज्य की 5 लोकसभा सीटों को जीतने के लिए पूरी ताकत के साथ प्रचार प्रसार में लग गए हैं। इसके साथ ही निर्वाचन आयोग की ओर से चुनाव में मतदान प्रतिशत को
करने के लिए लोगों से अधिक मतदान की अपील की जा रही है। हालांकि निर्वाचन आयोग की अपील के बावजूद राज्य के कई गांव ग्रामीण लोकसभा चुनाव के बहिष्कार के फैसले पर अड़े हैं। इसी के तहत अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ और देहरादून जनपद के कई गांव के ग्रामीणों ने सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं को लेकर चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया है। इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के बीच राज्य के कई जनपदों से चुनाव बहिष्कार की खबरें आ रही हैं। इसके तहत अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ और देहरादून जनपद के कई गांव के ग्रामीणों ने सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं को लेकर चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया है। वहीं आजादी के बाद भी उत्तराखंड के कई ग्रामीण ऐसे क्षेत्र से हैं जहां के ग्रामीण आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। ऐसा ही एक गांव है सहसपुर विधानसभा का मिसराज पट्टी गांव, जहां ना तो स्वास्थ्य सेवाएं हैं और ना ही सड़क। खास बात तो ये है कि इस गांव पर किसी पहाड़ी क्षेत्र का दूरस्थ गांव नहीं, बल्कि सूबे की राजधानी कहे जाने वाले देहरादून से काफी सटा हुआ इलाका है और देहरादून की दूरी महज 20 किलोमीटर दूर है। बावजूद इसके ग्रामीणों की मांग पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। 40 वर्ष तो मुझे भी यहाँ आए हुए हो गए। मैंने 40 वर्ष से ये रोड ऐसी देखा, ना तो इसमें कोई मरम्मत होती है, ना कोई आते हैं यहाँ बनाने के लिए। सिर्फ गांव के लोग ही करते हैं इसको, जो करते हैं। इनकी गाड़ियाँ चलती है, अब वही बनाते हैं बेचारे, वही मिट्टी डाल के इसको कर देते हैं थोड़ा बहुत, है जी। और बरसात में देख लो, इसमें इतने ना गड्ढे हो जाते हैं कि जिस गड्ढे का कोई नाम नहीं पूछ सकता, कितना बड़ा गड्ढा हो रहा। कहीं गाड़ी जब फिसलती है तो पता लगता है कि भाई गाड़ी गड्ढे में गई। सर, सबसे बड़ी मसराज पट्टी में जो समस्या है वो हमारी रोड की है। इसीलिए हम सभी ग्रामवासी एक साथ एकजुट होके, हम सबका यही एक नारा है, रोड नहीं तो वोट नहीं। सर, सरकार चाहे कोई सी भी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, हमें सरकार से यही मांग है, पूरी ग्रामवासियों से, ग्राम क्षेत्र वासियों की यही मांग है कि सरकार कम से कम हमारे मसराज पट्टी में एक रोड बना के तो दे दे। सर, हर चीजों की दिक्कत है सर, यहाँ लड़कों के रिश्ते नहीं होते। फर्स्ट प्रॉब्लम ये है, अब शादियों के लिए हम कहाँ जाएंगे लड़कियां ढूंढने के लिए। सर, हमारे को घरेलू सामानों के लिए भी दिक्कतें हो जाती है। सिलेंडर ले लीजिए आप, हर किसी चीज की समस्या होती है, राशन पानी, हर चीज के लिए हमारे को मार्केट जाने के लिए भी 10 बार सोचना पड़ता है। सर, पैदल चल के यहाँ से डूंगे 5 किलोमीटर जाना पड़ता है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के कई अन्य जनपदों से भी ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया है। इसके तहत अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ के साथ ही देहरादून के कई गांव के ग्रामीणों ने मूलभूत सुविधाओं के लिए चुनाव बहिष्कार का फैसला लिया है। वहीं राज्य में अब इस मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा के राज में हर वर्ग परेशान है, सरकार सिर्फ घोषणाएं करती है, सांसदों ने अपनी सांसद निधि तक खर्च नहीं की। वहीं भाजपा का दावा है कि विकास तेज गति से हो रहा है। बहुत अच्छी बात है, जब इन्होंने विकास किया ही नहीं तो किस बात को लेकर, क्या रिपोर्ट कार्ड लेकर ये जाएंगे। जो इनके 5 सांसद हैं वो अपनी सांसद निधि नहीं खर्च कर पाए। 61 चुनाव का माहौल है, लोग इस तरह की बातें करते हैं क्योंकि बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो समय से नहीं हो पाने के कारण लोगों में नाराजगी भी रहती है। लेकिन भारत में एक स्वस्थ लोकतंत्र है और मैं समझता हूँ कि आगे चल के आपने अक्सर देखा होगा इस तरह के तमाम बैनर्स भी लगते हैं, इस तरह की बातें भी कही जाती हैं, लेकिन आगे चल के सब लोग चुनाव में हिस्सा लेते हैं। और जहाँ मांगों का सवाल है, व्यक्ति अपना संघर्ष करे, अपनी मांगों के लिए अपनी मांगे बनाए रखे। ये दिक्कत थोड़ी सी ग्रामीणों के साथ भी है कि जैसे ही चुनाव खत्म होता है वो भूल जाते हैं इन बातों को। उसको नहीं छोड़ना चाहिए, प्रेशर ग्रुप बना के रखना चाहिए, चाहे वो 6 महीने बाद करें, 6 महीने तक इंतजार करें। अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो वापस से धरना प्रदर्शन करें, वो उनका मौलिक अधिकार है। कुल मिलाकर चुनाव की तारीख के ऐलान के साथ ही राज्य में प्रचार प्रसार तेज हो गया है। वहीं राज्य के कई जनपदों में चुनाव बहिष्कार की आ रही खबरों ने चुनाव आयोग के साथ ही तमाम राजनीतिक दलों की चिंता को बढ़ा दिया है। ऐसे में देखना होगा कि ग्रामीणों के इस ऐलान के बाद क्या सरकार जनता की मांगों को पूरा करेगी या नहीं। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में हुए अतिक्रमण को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की है। उच्च न्यायालय ने अतिक्रमण को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार से प्रदेश के सभी जिलों के लिए अतिक्रमण शिकायती ऐप बनाने को कहा है, ताकि आम जन इसमें अतिक्रमण की शिकायत दर्ज करा सके। कोर्ट ने ऐप में दर्ज शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश जारी करने के साथ ही 16 अप्रैल को प्रगति रिपोर्ट पेश करने
का भी आदेश दिया है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 16 अप्रैल की तिथि नियत की है। खबर लखनऊ से है। 2024 लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी राजनीतिक दल अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार करने में लगे हुए हैं। वहीं बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की तो चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे प्रत्याशियों की तो लगातार अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। इसी दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री धर्मवीर प्रजापति से के न्यूज संवाददाता दीपक पांडे ने खास बातचीत की। इस बातचीत में मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने कहा कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीतियों पर चुनाव में आगे बढ़ रहे हैं। 2024 चुनाव का बिगुल बज चुका है और बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की तो लगातार प्रचार प्रसार कर रही। वहीं इस दौरान हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं धर्मवीर प्रजापति। सर, देखा जा रहा है क्षेत्र में आप भी जा रहे हैं, पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्या देखने को मिल रहा है क्षेत्र में? देखिए, निश्चित रूप से हम भारतीय जनता पार्टी चुनाव जब आता है उस समय थोड़ी सक्रियता हम और बढ़ा देते हैं, लेकिन हर समय हम निरंतर सक्रिय रहते हैं, जनता के बीच में रहते हैं। 5 राज्यों के जैसे ही चुनाव संपन्न हुए उसके तुरंत बाद हम लोकसभा की तैयारी में लग गए और हम लोग निरंतर जनता के बीच में, सरकार संगठन दोनों संयुक्त रूप से हम लोग सरकार की योजनाओं को लेकर के, संगठन की नीतियों को लेकर के जो भी निर्देश होता है हम लोगों का, नीचे जनता के बीच में रहते हैं। और जनता के बीच में रहने का जो हमें जो अनुभव मिला है उसके आधार पे हम कह सकते हैं कि तीसरी बार मोदी जी प्रचंड बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। सर, बात की जाए बदायूं घटना की तो जिस तरह से बदायूं में घटना हुई, जिस तरह से 2 बच्चों की, नाबालिग बच्चों की हत्या हुई, उसको लेकर विपक्ष लगातार आप लोग पर हमलावर है, क्या कुछ देखते हैं? और विपक्ष ये भी कह रहा है कि चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अब सांप्रदायिक जो ताकतें हैं उसके सामने चुनाव लड़ेगी। वहीं बात की जाए समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने ट्विटर के माध्यम से एक ट्वीट किया था, ट्वीट करने के बाद डिलीट कर देते हैं, तो क्या कुछ देखते हैं? देखिए, मैं एक कहना चाहूँगा कि 2 बच्चों की हत्या निर्मम हत्या है और बहुत दुखद है। हम लोग भी जब हमने वो फुटेज देखे हैं तो हमारा भी दिल हिला। तो बच्चे के जो घटना हुई है, निर्मम हत्या हुई है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, मैं आश्वस्त करना चाहूँगा कि कोई भी अपराधी, छोटा बड़ा कैसा भी हो, बच नहीं पाएगा। एक अपराधी का एनकाउंटर हुआ है वहाँ, एक दूसरे की तलाश जारी है। मेरी भी वहाँ के एसपी से बात हुई, कल मैंने भी बात की और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जल्द ही वो दूसरे को पकड़ लेंगे। और मैं कह सकता हूँ कि इन बच्चों के जो मासूम बच्चे हैं और जिनकी हत्या हुई है, इस तरह इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति से ऊपर उठ के मानवीय दृष्टि से घृणित कार्य है और हम इसकी निंदा करते हैं और भरोसा दिलाते हैं आपके माध्यम से कि योगी जी की सरकार में अपराधी कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, बच नहीं पाएगा। सर, बात की जाए उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं और पूरे देश की बात करें तो 543 लोकसभा सीटें हैं। आप कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में लगभग 80 सीटें जीत रहे, तो क्या कहा जाए लोकसभा, पूरे लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने की तैयारी में? देखिए, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि 370 भाजपा, बाद बाकी हमारे एनडीए के घटक दल 400 पार का हमारा लक्ष्य वही है। हम सब लोग उसी लक्ष्य को लेकर के चल रहे हैं और हम लोगों का प्रयास रहेगा, क्योंकि एक सिपाही हैं हम, पार्टी कार्यकर्ता हैं, सिपाही हैं, तो हमारा भी लक्ष्य रहेगा कि पूरे मनोयोग से हम उस लक्ष्य को काम अपना योगदान पूरे मनोयोग से दें। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के नेता धर्मवीर प्रजापति, जिनका खास तौर से कहना है कि इस बार उत्तर प्रदेश ही नहीं देश में बड़े अंतर से हम जीतने जा रहे हैं और जिस तरह से हमने दावे किए हैं या जो वादे हैं उसको पूरा भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रचार प्रसार कर रही, इससे ये जरूर साबित होता है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में नतीजे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होंगे। सहयोगी रमेश के साथ मैं दीपक पांडे, के न्यूज, लखनऊ। खबर लखनऊ से है। सोशल मीडिया प्रदेश कार्यशाला का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रदेश कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यशाला कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी होंगे शामिल। मंत्री धर्मपाल सिंह, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र सिंह रहे मौजूद। अटल बिहारी वाजपेयी साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम
कार्यक्रम में पूरे प्रदेश के जिला संयोजक सह संयोजक मौजूद। चुनाव को लेकर सोशल मीडिया की स्पेशल वर्कशॉप। स्पेशल वर्कशॉप कार्यशाला में प्रदेश भर से सोशल मीडिया वॉलंटियर मौजूद। भाजपा की आईटी और मीडिया सेल के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। चुनाव को लेकर सोशल मीडिया की स्पेशल वर्कशॉप कार्यशाला में प्रदेश भर से सोशल मीडिया वॉलंटियर मौजूद। कार्यक्रम में पूरे प्रदेश के जिला संयोजक सह संयोजक मौजूद। चुनाव को लेकर सोशल मीडिया की स्पेशल वर्कशॉप। पार्टी की जो सोशल मीडिया हमारा विभाग है उसकी कार्यशाला है और अपनी बात को, अपने काम को जनता के बीच में पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम है सोशल मीडिया और हमारे संगठन के काम का एक पार्ट भी है। तो हम लोकसभा चुनाव की दहलीज पे खड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित जन संगठन है, हमारा संगठन बना है और हमारी सरकार ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो जन कल्याण की योजनाएं हैं, हमारी सरकार का जो लेखा जोखा है, रिपोर्ट कार्ड है, उसे लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और सोशल मीडिया का उसमें क्या उपयोग हो सकता है उस विषय को लेकर आज हमारी कार्यशाला है। अटल बिहारी वाजपेयी कन्वेंशन सेंटर में आज कार्यशाला का आगाज़ हो रहा है। सोशल मीडिया कार्यशाला का आगाज़ हो चुका है और इसके लेकर के पूरी तरीके से कार्यशाला जो है यहाँ पर की जा रही है। यहाँ पे सभी 6 जो प्रांतीय जिला अध्यक्ष हैं, क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, उनको बुलाया गया है। इसके साथ ही साथ में यहाँ पर जो है सभी प्रांतियों को बुला करके यहाँ पर सोशल मीडिया पर कैसे जो है एक्टिव रहना है इसको लेकर के इस कार्यशाला का आगाज़ किया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी वो यहाँ पे हैं और इसके साथ ही साथ में जो है दीप प्रज्वलित किया जा रहा है। दीप प्रज्वलित के माध्यम से इस कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो की जा रही है। यानी कि साफ है कि जिस तरीके से कार्यशाला सोशल मीडिया की कार्यशाला है, प्रदेश की कार्यशाला है, इसमें कैसे इस बार 400 के पार जाना है उसका लक्ष्य जो भारतीय जनता पार्टी ने रखा है उसको लेकर के इस कार्यशाला का आगाज़ किया गया है और इस कार्यशाला के माध्यम से जन जन तक अपनी बात पहुँचाई जाएगी और इसी क्षेत्र में हर जगह पर अपनी बात को कैसे पहुँचाना है, इन तमाम चीज़ों को लेकर के आज ये कार्यशाला का आगाज़ जो है वो किया जा रहा है। यानी कि इस मंच की अगर बात करते हैं, मंच पे सभी लोगों को यहाँ पे आमंत्रित किया गया है। इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश से सभी सोशल मीडिया के जो कार्यकर्ता है उनको यहाँ पे बुला करके एक नई चीज़ों को जो है वो ज्ञान जो है वो दिया जाएगा और इसके साथ ही साथ में तमाम ऐसी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन पे कैसे जो है भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी, उन तमाम चीज़ों को लेकर के इस बार कार्यशाला का जो आगाज़ हुआ है उसमें लोगों को सिखाया जाएगा। कैमरामैन आदित्य तिवारी के साथ मैं संदीप मिश्रा, के न्यूज़, लखनऊ। और इसी बीच बदायूं से खबर आ रही है, पकड़े गए आरोपी जो दूसरे हत्या आरोपी हैं उससे पुलिस पूछताछ करेगी। जावेद से पूछताछ करेगी बदायूं पुलिस। बरेली से उझानी कोतवाली लेकर पहुंची पुलिस। कई राज का जावेद कर सकता है पर्दाफाश। बरेली से उझानी कोतवाली लेकर पहुंची पुलिस। कई राज का जावेद कर सकता है पर्दाफाश। बरेली से बदायूं के बीच जावेद की बढ़ रही थी मुश्किलें। एनकाउंटर के डर से सरेंडर करने पहुंचा था जावेद। बदायूं से खबर, पुलिस जावेद को लेकर कोतवाली उझनी पहुंची। जावेद से पूछताछ करेगी बदायूं पुलिस। बरेली से उझानी कोतवाली लेकर पहुंची है पुलिस। कई राज्यों का जावेद कर सकता है पर्दाफाश। और इसी बीच लखनऊ से खबर आ रही है। लखनऊ के तेलीबाग में हुआ सड़क हादसा।
यूपी एसडीआरएफ की बस में जा रही घुसी ऑटो, बस के पीछे फंसा ई ऑटो का ड्राइवर। एसडीआरएफ की टीम ऑटो ड्राइवर को बचाने में जुटी। लखनऊ के तेलीबाग में सड़क हादसा, यूपी एसडीआरएफ की बस में जा घुसी ई ऑटो। बस के पीछे जा घुसी ई ऑटो। एसडीआरएफ की टीम ऑटो ड्राइवर को बचाने में जुटी। लखनऊ के तेलीबाग में सड़क हादसा। ये वो तस्वीरें हैं जब ई ऑटो जो है वो एसडीआरएफ की बस में जा घुसी। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शिवा शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शिवा, क्या कुछ अपडेट है हादसे में? देखिए, अभी तकरीबन थोड़ी देर से पहले का हादसा है और लखनऊ का जो पीजीआई इलाका है वहां पर तेलीबाग चौराहा है। जो यूपी एसडीआरएफ की जो टीम की बस थी वो वहां पर जा रही थी और पीछे से ई ऑटो जो है वो उसमें टक्कर हो गई। और चूंकि बस से बहुत छोटा होता है ई ऑटो और उसी को लेकर के जो ड्राइवर था वो बस की चपेट में आ गया। फिलहाल एसडीआरएफ के जो जवान थे उसने रेस्क्यू कर ऑटो ड्राइवर को निकाल लिया है और उसको नजदीकी अस्पताल में जाया गया। फिलहाल कोई भारी ज्यादा गंभीर चोटें नहीं है। फिलहाल मौके पर स्थिति। बहुत बहुत शुक्रिया शिवा तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल खबर उत्तराखंड में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।